जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार हिंदी स्टडी मोशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का यह 17वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न दिया गया, आपका बंटी ये उपन्यास, इसकी लेखिका कौन है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या मृणाल पांडे। दोस्तों, इसका बी वाला विकल्प सही है, मन्नू भंडारी। अगला दिया गया है प्रश्न, पिंजरे में मैना। अब यहाँ पे पिंजरे में मैना आए या कहीं आपको मिल जाए पिंजरे की मैना। दोस्तों, ये दोनों रूप हमें मिले हैं, तो बताइएगा ये किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल की, मैत्रेयी पुष्पा की, चंद्रकिरण सोनरेखा की अथवा मृदुला गर्ग की। दोस्तों, यहाँ पर इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, चंद्रकिरण सोनरेखा की। सोनरेखा कहें या सोनरेखा कहें, दोनों एक ही चीज़ है। अगला दिया गया है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया था? आपको भली भांति पहले से पता है कि आनंद वर्धन ने। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं में रचनाकार की आत्मकथा है तो किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की। अगला दिया गया है, कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो कौन सा नहीं है? आइए इसको यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। दिया गया, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, वयम रक्षामः। तो यही नहीं है, डी विकल्प वाला, वयम रक्षामः। अगला प्रश्न दिया गया है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। तो पूछ रहा है, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप विकल्प देख लीजिएगा, कौन सा है दोस्तों? आप देख रहे थे वहाँ पे टकराती सी, ऐसा जहाँ पर उपमावाचक कोई शब्द आ जाता है तो वहाँ पर अलंकार हो जाता है उपमा। ये वाला सी विकल्प आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है तो जहाँ भी संभावना प्रकट की जाती है दोस्तों वहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। कनक दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। ये अगला दिया गया है, जननी तू जननी भई विधि सन कछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इससे पहले वाले किसी प्रैक्टिस सेट में ये आया था, हमने बता दिया था कि यहाँ पर लाटानुप्रास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया तो किसने माना है? आपको भली भांति पता है इसके बारे में भी कि भामह ने इसको माना है। अगला देखो, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है तो किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव या व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों, उनके जो रस सूत्र है उसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति है, तो उस सूत्र में स्थायी भाव शब्द नहीं आता है। अगला दिया गया है, शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए तो इसके बारे में भी आपको पता है कि इसके लेखक माघ जी हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, व्याकरण से आ गया है ये वाला, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। दोस्तों, मति शब्द का जो षष्ठी एक वचन होता है वो बनता है मत्याह। अगला देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? चलो भाई, इसके बारे में बताना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी। दोस्तों, इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्थी। अगला प्रश्न देखो, गांव के चारों ओर जल है, उपर्युक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? तो संस्कृत नहीं, संस्कृत। तो कौन सा सही है? ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति, या दिया गया है ग्रामस्य
चहुँ दिशास जलम संति। दोस्तों ये जो पहला वाला विकल्प आया है ग्रामम परितः जलम अस्ति, ये वाला विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर जो सा पूरा लिखा ये पूरा नहीं, आधा होना चाहिए था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है। तो दोस्तों इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा, आप ये चारों विकल्प देखिए। ये दिया गया छात्रा द्वय पुस्तकम क्रीता, पुस्तक क्रीता लिखा है। चलो अगला दिया गया छात्रा पुस्तकों अक्रीडा, तीसरा है छात्रा द्वय पुस्तकों क्रीता या छात्रा द्वय पुस्तकाणि क्रियन्ते। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, छात्रा द्वय पुस्तकों क्रेता, यही सही है। दोस्तों यदि आपको अनुवाद करने में कोई प्रकार की समस्या आ रही हो तो उसके वीडियो दोस्तों अनुवाद करने के ट्रिक से अनुवाद करना हमने बताया है, उसके 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, जिसमें से एक की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ साथ में प्लेलिस्ट पर जाकर दोनों वीडियो को भी देख लेंगे तो आपके जो अनुवाद हैं संकेत के वो सरलता से कर सकेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। तो यहाँ पर एक बार में ही टिक कर लो, कई बार बताया जा चुका है कि 10 कुमार चरितम इनकी रचना है। अगला दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। तो दोस्तों ये जो दिया गया है डी विकल्प पर हनुमान बाहुक, यही है दोस्तों इनकी अंतिम रचना। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर आया है कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, किसने कहा है। तो रायदास ने, मलोकदास ने, नाभादास ने या प्रियादास ने। यहाँ पर साथियों सी वाला विकल्प सही है, नाभादास ने कहा है। अगला प्रश्न देखो, तुलसीदास की पूछा गया है किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो किसका संबंध ज्योतिष से है, रामलला नाचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्नावली। दोस्तों यहाँ पर डी वाला विकल्प सही है, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तो अच्छा, संत लोग क्या होते हैं, वैराग्य लिए होते हैं। अब वैराग्य से इसको याद कर लीजिएगा, वैराग्य संदीपनी। ये दिया गया है इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो लक्षण ग्रंथ न लिखने वाले जो हैं वो हैं बिहारी जी, यानी डी विकल्प सही है। यहाँ पे प्रताप शाही जी आए हैं, पूछा गया इनकी रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो इनकी नहीं है, काव्यविलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग या श्रृंगार मंजरी। दोस्तों यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, नवरस तरंग। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, बोधा, ठाकुर, पद्माकर या आलम। तो रीति मुक्त कवि नहीं है तो इसका मतलब रीतिबद्ध कवि हैं, तो ये हैं पद्माकर जी, यानी सी विकल्प का सही। अगला, इनकी सी, ये कथन दिया गया है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घनानंद के ऊपर ज़्यादा कुछ कहें, यहाँ पर भी सी विकल्प हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना शताब्दी के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। तो किस कृति में हुआ है, हमीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका या कीर्ति लता। दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, कीर्ति लता। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। तो ये जो सबसे प्रौढ़ होंगे उनका नाम पहले आएगा और जो बाद के होंगे उनका बाद में आएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, दूसरा या तीसरा या चौथा। साथियों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लीजिएगा, डी वाला। पहले केशवदास का जन्म हुआ, फिर चिंतामण, फिर बिहारी और अंत में पद्माकर का। अगला, देव कवि की रचना है तो कौन सी इनकी, काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या भाव विलास। दोस्तों इसका डी वाला विकल्प सही है, भाव विलास। अगला, महाभोज जो कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ये कैसा है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक या आंचलिक। दोस्तों इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये है राजनीतिक।
फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। इसके बारे में आपको पता होगा, चारों विकल्प देख के एक ही बार में टिक कर लेंगे कि ये रसार्णव इनकी रचना नहीं है। अगला, घनानंद को पूछा गया, बताया गया है साक्षात रसमूर्ति किसने कहा। तो किसने कहा साक्षात प्रतिमूर्ति, साक्षात रसमूर्ति। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमने जो वो ट्रिक बता दी, आपको टिप्स दे दी, वो हमेशा याद रखिएगा। ये दिया गया है अगला, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले सुमेलित करना, उसके बाद में कूटबद्ध किया गया है, उसका चयन करना है। तो आइए इसको ज़रा ऊपर बढ़ा लेते हैं। आप देखिएगा, देखिए आप क्या करना है, आपको 1 2 को मिलान कर लीजिए, फिर विकल्प में झांक के देखिए, जो मिल जाएगा सही उसी को टिक कर देना, पूरे मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरी बात, यदि आपको सभी विकल्पों के बारे में न पता हो तो जो सही सही उनको पहले मिला लो। जैसे विजय सेन ने रेवंत गिरिरास लिखा है, नरपति नाल ने इन्होंने बीसल देव रासो को लिखा है। आपने क्या किया, ए को पहले से मिला लिया, बी को तीसरे से मिलाया। आइए विकल्प में देख लेते हैं, ए को पहले से, बी को तीसरे से। तो ए का पहला आ गया यहाँ पे और बी का ये आ गया है तीसरा। ऐसा कोई नहीं है जिसमें ऐसा विकल्प सही हो रहा हो, तो यहाँ पर बिल्कुल निराला आ गया, बिल्कुल अलग, यही सही भी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ये दिया गया है हालाते कन्हैया किसकी रचना है। तो दोस्तों यह किसकी रचना हो जाएगी, पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा अमीर खुसरो। इसके बारे में आपको पहले से भी पता है। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है, संध्या भाषा कहो या संध्या भाषा। तो किन की रचनाओं की भाषा को कहा गया है, बौद्ध, सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा बौद्ध सिद्ध। ये अगला प्रश्न देखो, सब रस कहा गया, सब रस के रचनाकार हैं। तो मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशाअल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा मुल्ला वजही। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है अंगबधू किस कवि की रचना है। तो किसकी है, दादू दयाल, रज्जब, विद्यापति या कबीर दास। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा दादू दयाल। अगला देखो, प्रेम सागर के लेखक हैं। इसको आपने कई बार पढ़ा होगा और हाई स्कूल के बाद में तो पढ़ना ही शुरू कर देते हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। तो कौन है, हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूर्य या विद्याधर। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, सोमप्रभु सूरी। अगला देखिएगा, ये दिया गया है कालक्रम के अनुसार बताया गया कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ये पहला विकल्प देखो वीडियो रोककर, ये दूसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा और ये चौथा भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प सही है आपके जो सामने है। सबसे प्राचीन काव्य है पौमचर्यु, उसके बाद में आया खुमाण रासो, मतलब यहाँ पर जो उपस्थित उनमें से, फिर बीसल देव रासो, उसके बाद में चंदबाला रास। अगला देखिएगा, ये दिया गया प्रश्न ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन का है, लेकिन किस शताब्दी का है। ये विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, 9वीं शताब्दी का। ये अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, फिर भी आ गया उसे संबंधित, ये बी वाला विकल्प सही है, भामह। अगला प्रश्न देखिएगा, किस छंद में कहा गया 4 से अधिक चरण होते हैं। तो किस में होते हैं दोस्तों, यहाँ पर छा आ गया, छा से छप्पय होता है, छप्पय में 6 चरण होते हैं, तो 4 से अधिक हो गए। अगला, निम्न में कौन मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सभी मात्रिक, कुछ सोचना विचारना नहीं है। अगला, राहुल जी ने बताया गया हिंदी भाषा का प्रथम कवि किससे स्वीकार किया है। तो किसको माना, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को या विद्यापति को। दोस्तों इसके बारे में आपको पहले से पता है कि सरहपा को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते आए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो किस शैली का प्रयोग हुआ है, श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या प्रबंध। दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गेय शैली। अगला, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। तो आनंदवर्धन जो हैं ये ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है।
आपको पता होगा, ज़्यादातर साथियों को पता है, इसलिए सभी विकल्पों को नहीं पढ़ा जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अगला, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, तो अपभ्रंश का किससे विकास हुआ? संस्कृत से, पारसी से, दरद से या प्राकृत भाषाओं से? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, प्राकृत से। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई थी। अगला देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो किस में तद्धित प्रत्यय? आपको पता है तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ में जोड़ा जाता है और कृत प्रत्यय को क्रिया के साथ में जोड़ा जाता है। तो ये जो दिया गया है बी विकल्प पर, यहाँ पर शब्द है कृपा और उसके बाद में आलू प्रत्यय जोड़ा गया है। अगला देखिएगा, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इसके बारे में भी आपको पता है, ये जो दिया गया डी विकल्प पर आनंद मठ, यही सही है। अगला, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है इसके लेखक? कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विवेकी राय? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, विद्यानिवास मिश्र। अगला देखिएगा, तुलसी के पूछा गया है प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? आपको पता है इन्होंने 13 रचनाएं तो लिखी हैं, लेकिन प्रमाण कितने के मिलते हैं? दोस्तों 12 के ही प्रमाण मिलते हैं यहाँ के अनुसार। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। क्या बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या संस्कार? तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, प्रश्न। अगला देखो, रसखान कवि का वास्तविक नाम था, तो इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इसके बारे में आपको पहले से पता है। ये अगला देखो, ये भी सरल आ गया, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, 5। यह अत्यंत सरल प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इनमें से सभी को कर ले जाते हैं तो आप ये मानिए कि हर एक पेपर का आप 80% तो किसी प्रकार से अगर नहीं पढ़े होंगे एक भी दिन, फिर भी कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, जैसीकृत दिया गया है पद्मावत है, तो जैसीकृत पद्मावत क्या है, कैसा है? दोस्तों यहाँ पर ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रूपक काव्य है, इसी को प्रबंध काव्य भी बोलते हैं। अगला देखिएगा, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो प्रामाणिक जो आया है इसको अलग अलग करें तो ये हो जाता है दोस्तों प्रमाण और इक। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ कहीं भी इक प्रत्यय लगाना होता है तो जो सबसे पहला वाला अक्षर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर प्रा था प्रमाण का, ये प्रा हो गया, बड़ा आ हो गया। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प सही है, चिंतामणि त्रिपाठी से माना है आरंभ। अगला, रसिक प्रिया किसकी रचना है? इसके बारे में भी आपको पता है कि यह रचना है केशव दास की। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो किसको माना जाता है एक स्वर्णिम कड़ी? तो यहाँ पर विकल्प जयदेव, विद्यापत, जयसी या जगनिक? साथियों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा विद्यापति। अगला देखिएगा, द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? तो किस परंपरा के हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या भक्ति परंपरा? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा रीतिमुक्त परंपरा के। को दिया गया है, को किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा कर्म। को दोस्तों 2 बार आता है, कर्म कारक में भी आता है और संप्रदान में भी आता है। संप्रदान यहाँ पे नहीं था, केवल कर्म था, इसी को टिक करना। अगला, अवधी भाषा की शब्दावली है तो कैसी है? आपको पता होगा कि अवधी भाषा में ज़्यादातर शब्द कुछ दूसरे प्रकार से बोले जाते हैं, वही तत्सम वाले, तो हो जाते हैं ये तद्भव। अगला देखिएगा, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित करो। तो सर्वनाम पद कौन सा है? ये बिल्कुल अकेला और बिल्कुल अलग आ गया है, एक ही को पूछ भी रहा है, वाह। ये दिया गया है। अगला, कौन सी काव्यकृति घनानंद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर या रस केलिवल्ली? यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी श्रृंगार शिक्षा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी किस काल के कवि हैं? अरे ये भी कहीं पूछना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना, रीति काल के हैं। अगला,
मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? यहाँ पर पहला जो विकल्प दिया गया मधुमालती। जहाँ कहीं मधुमालती आता है हम बता देते हैं कि जो मधुमालती है जो ज़्यादा झनमन झनमन करती है, तो मंझन की रचना है। इस प्रकार से याद करवाए हैं। अगला दिया गया है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या सुंदरदास। दोस्तों यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, हरिदास। अगला दिया गया है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? तो किसने नहीं किया? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या अब्दुल कादिर। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, अब्दुल कादिर। साथियों आगे दिया गया है निर्देश, जो कि प्रश्न संख्या 71 से 75 तक लागू रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए जरा थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे लेकिन समझाते हुए पढ़ेंगे। दिया गया है प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। सब कोई जानता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी आजकल की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है बिल्कुल हानिकारक है। सिर्फ बताया गया डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं, यानी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान की जो शिक्षा है, ये शिक्षा प्रणाली है, यह युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। जैसे नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये तो हो गया गद्यांश। आइए आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न आया है प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर आपको गद्यांश मिला था भारत था। ये अगला दिया गया है प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। किस चीज़ पर ध्यान देती थी? ये देती थी विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। इस प्रकार से यहाँ पर सी विकल्प। अगला दिया गया है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। किस लिए प्रेरित किया जा रहा है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं रोजगार करने के लिए, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए या किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर साथियों विकल्प सही हो जाएगा राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। यह लाइन गद्यांश में आई भी है। अगला दिया गया है नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि जिससे कि क्या हो सके, राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षकों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। या फिर दिया गया है विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। साथियों इसका विकल्प जो सही है वो हो जाएगा विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। फिर अगला दिया गया है व्याकरण से पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? आपको पता है प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, तो पुस्तक शब्द है, ये प्रत्यय है, सी विकल्प सही। नागरिक परिचारी सभा की स्थापना का वर्ष है तो क्या है? 1893, 1902, 1857 या 1917। दोस्तों इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 1893 ईस्वी, और वो भी 16 जुलाई को। अगला देखिएगा संविधान सभा में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों इसको हमने अच्छी तरीके से बताया हुआ है गोपाल स्वामी अयंगर ने। ये अगला दिया गया है खड़ी बोली का मूल नाम है।
तो इसका मूल नाम क्या है आपको पता होगा ना पहले से। कौरवी को दूसरा नाम खड़ी बोली भी बोलते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो किस शब्द की वर्तनी सही है? पहले वाले विकल्प की शब्द की वर्तनी सही है, कृत्रिम ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिएगा, यह भी वर्तनी सही संबंधित दिया गया है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो किसकी वर्तनी सही है? आप देख भी रहे हैं यहाँ पर पहला विकल्प जो सही है निर्धारित, इसी की सही है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी ऐसा ही आया है, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन फिर भी यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर जो आ गया है सी वाला विकल्प निरीश्वरवादी, यही सही है। अगला दिया गया है दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। यहाँ पर दोस्तों इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। साथियों, यदि आपको उच्चारण स्थान को याद करने में दिक्कत हो रही हो या न याद कर पा रहे हो या भूल जाते हो, तो हमने ट्रिक से उच्चारण स्थानों को याद करवाया, साथ साथ में प्रत्याहार भी बनाना सिखाए हैं। उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप देख लेंगे एक बार ना, उसके बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जो ये सा 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 हा होते हैं, इन्हीं को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये विकल्प सही है। पितृण, आपको संधि विच्छेद तो आता ही होगा, बताइएगा पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इनमें से कोई नहीं पूछ रहा, बता रहा। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, पितृधन ऋण। यहाँ पर क्या हुआ? ऋण ऋण के साथ में जुड़ा है, कौन संधि हो जाती है यहाँ पे? दीर्घ संधि हो जाती है ऐसे में। इत्यादि दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, इति धन आदि। ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, यड़ संधि है यहाँ पे। युधिष्ठिर दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, युधि धन स्थिर। अगला दिया गया है दुरुपयोग। तो दुरुपयोग बताया गया है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसका संधि विच्छेद होता है दुह उपयोग। तो जहाँ पर विसर्ग की बात आ जाएगी तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाती है। ये भी संधि से ही संबंधित आया है दोस्तों। कवीश्वर, इसमें पूछ रहा है कौन सी संधि होगी? इसका संधि विच्छेद होता है कवि धन ईश्वर। तो छोटी ई के साथ में जब ई मतलब ई के साथ ई जुड़ती है तो बड़ी ई हो जाती है, दीर्घ संधि कहलाता है। अगला दिया गया है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बोले तो वो हिंदी वाले शब्द। तो हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्ता, भाई तत्सम है। मामा ये हिंदी शब्द है, इसको तद्भव कहते हैं। ये आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। जबकि तत्सम शब्द भी हिंदी में ही बोले जाते हैं। आप यहाँ पर किसी प्रकार से आप मेरी लाइन मत पकड़िएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है चकवा का तत्सम शब्द है। तो चकवा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये जो बी विकल्प पर दिया गया चक्रवाक, यही सही है। फिर दिया गया चड़क, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? खीर, खपरा, चना या पलंग। आपको पहले से पता होगा दोस्तों, ये जो चना है, चना को चड़क बोलते हैं। फिर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो है ये हो जाएगा डी वाला विकल्प, तीखा, इसका तद्भव हो जाएगा। अगला दिया गया है वत्स शब्द है। तो वत्स शब्द कैसा है? आपको बोलने से स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ तत्सम शब्द है। अगला देखिएगा, मलिन का बताया गया, मलिन का विलोम नहीं है। तो इसका विलोम कौन सा नहीं होगा? निर्मल, स्वच्छ या साफ अथवा शुष्क। तो ये जो आया है डी विकल्प पर, ये शुष्क, यही सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ऊपरी का विलोम है। ऊपरी माने ऊपर होता है, तत्सम शब्द है, इसका विलोम हो जाता है निम्न, मतलब नीचे। अगला देखिएगा, अभिसरण का विलोम है। अभिसरण माने क्या होता है? अनुगमन करना। तो इसका विलोम हो जाएगा अपसरण, ये दिया गया है, ए विकल्प सही। अगला देखो, प्रज्ञ का विलोम है। तो प्रज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? प्रज्ञ मतलब होता है ज्ञानवान। तो इसका हो जाएगा बी वाला विकल्प, मूर्ख। अगला देखिएगा, हथियाना दिया गया। हथियाना में कौन सी क्रिया है? दोस्तों यहाँ पर प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या नाम धातु। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, नाम धातु। ये क्या होती है, कैसी होती है? दोस्तों जब जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, उसी को तो नाम धातु क्रिया कहा जाता है। अगला देखिएगा, किस वाक्य में बताया गया है विशेषण संबंधी अशुद्ध नहीं है? यानी
कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें विशेषण संबंधी सभी प्रकार की शुद्धियाँ मौजूद हैं? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा या तीसरा अथवा चौथा। साथियों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए वाला। यहाँ दिया गया है कि वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये विकल्प। अगला देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण है, तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहाँ पे आते हैं इसके बारे में बताइएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है सी विकल्प पर संज्ञा के पहले आते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? आपको पता है आग को आपने कभी बहुवचन में बोलते किसी को नहीं देखा होगा। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये जो दिया गया सी विकल्प पर प्राण, यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? चलो बताओ भाई। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई या मेरे होश उड़ गए? यहाँ पर तो स्पष्ट है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि मेरे होश उड़ गए, यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखो, राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो करण, कर्म, संप्रदान या अपादान? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला। यहाँ पर जो आया बाण, बाण ये है करण, कारण ये साधन है, उपकरण है, ऐसे आप याद रखिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर इससे भी संबंधित वीडियो अपलोड है, यानी जहां पर हमने कारक और विभक्ति पहचानना भी बताया है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई। यदि आप उसको देखना चाहते हैं उसको भी देख सकते हैं। अगला दिया गया है साधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाता है? ये सी विकल्प सही है, साधु। अगला देखिए, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो जिसको मारा गया है ना वो कर्म हो गया, यहाँ पर भी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो आया है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक असमान शब्द होगा, उसी का चयन करना। तो यहाँ पर जो असमान शब्द है ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भूप। भूप माने राजा होता है, बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला जो दिया गया है यहाँ पर आप बताइएगा कौन बिल्कुल अलग है? ये हो जाएगा डी वाला विकल्प, संपा। संपा बिल्कुल अलग है, बाकी अनल, पावक, आग ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखिएगा, ये दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली ये तो सभी हैं। यहाँ पर इसका डी विकल्प चुन लेना है, इनमें से कोई नहीं। अगला, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प जो दिया गया है, आली। आली माने सखी होता है, बाकी सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं। एक ही समय में वर्तमान, तो एक समय में वर्तमान होता है, बाकी सब बीते हुए समय की बात हो जाती है, उसको दोस्तों कहते हैं समसामयिक। अगला देखिएगा, पार्थिक। पार्थिक क्या है? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो जिसका संबंध पृथ्वी से है उसी को पार्थिक, उसी को पार्थिव बोलते हैं। अगला दिया गया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, पतित। पतित माने गिरा हुआ होता है। अच्छा ये बताओ, पर्वत की जो तलहटी होती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको कहते हैं उपत्यका। अगला प्रश्न देखो, दानवीर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व अथवा तत्पुरुष। साथियों इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला, प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपको यहाँ पर भली भांत मालूम होना चाहिए, जहाँ कहीं उपसर्ग वाला समास आ जाएगा वहाँ पर आप अव्ययी भाव को ही टिक करिएगा। अगला देखो, लंबोदर दिया गया है, लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबा है उदर, जिसका बहुब्रीहि समास। अगला, नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर तो संख्या जुड़ गई है, संख्या पूर्वो दिगु, जिसके समास, जिस समास के पहले संख्या जुड़ जाती है वो दिगु कहलाता है। देशांतर में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? इसमें बताइएगा कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है तत्पुरुष, यानी इसका विकल्प आपको टिक करना है। अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इनमें से जो वाक्य सही होगा उसी को आपको चुनना है। तो यहाँ पर दिया गया है मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। दूसरा दिया गया मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं।
फिर दिया गया है मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। यहाँ पर कैसे शुद्धि आई है दोस्तों, यहाँ पर क्रमशः अंकों को रखा गया है, इसलिए यह वाक्य सही हो गया। अगला देखिएगा, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान उगने का संदेह, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाक्य जो सही है बिल्कुल वो है सी वाला, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। अगला देखिएगा, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। इसमें से दोस्तों जो सही विकल्प है वो है बी वाला, वह एक विदुषी महिला थी। अगला देखिएगा, आप बताइएगा यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ये पहला सही हो जाएगा या दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही होगा या चौथा विकल्प सही हो जाएगा। साथियों यदि आपने यहाँ पर देखा होगा और निश्चित किया होगा पहला वाला विकल्प, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो बिल्कुल सही यहाँ पर वाक्य है। आइए दोस्तों आज का अंतिम और 125वां प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है दोस्तों, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, या तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है, सही वाक्य है वो हो जाएगा बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने किसी एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है लापरवाही थोड़ी सी करते हैं। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, आपके ही बहाने से ही किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और हम ऐसे ही वीडियो ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।